हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 16 अक्टूबर 2020 के प्रातःकाल के इस करंट अफेयर्स के अंक में स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। तो 60वां प्रश्न हमारा इस महीने का दोस्तों एक अनुसंधान संस्थान है जिसका नाम है आगरकर अनुसंधान संस्थान। ठीक है, पुणे में स्थित इस आगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा हाल ही में गेहूं की एक किस्म विकसित की गई है जिसने पूर्ववर्ती किस्मों से लगभग दोगुनी पैदावार देने का कारनामा किया है। और इस किस्म का नाम क्या है? मैक्स 6478। तो मैक्स 6478 नाम की यह जो किस्म है, इसे किसने विकसित किया है? अगरकर अनुसंधान संस्थान। ठीक है, याद रखिए। चलिए, तो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है आगरकर अनुसंधान संस्थान, उसके द्वारा इसका विकास किया गया है। ये किस्म हाल ही में यूज की गई महाराष्ट्र के एक गांव जिसका नाम है करंज खोप। तो महाराष्ट्र के इस करंज खोप नामक गांव में जब किसानों ने इस फसल का उपयोग किया तो उनकी पैदावार दोगुनी हो गई। ये गांव महाराष्ट्र के सतारा जिले के कोरेगांव तहसील में स्थित है और वहां पर पहले जहां केवल 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज मिल रही थी, जैसे कि पहले जो लोकवान और HD2189 और बाकी जो किस्में थी उनका प्रयोग करने से ये उपज इनको मिलती थी, लेकिन अब उनको जो है 45 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज इससे मिल रही है। इस किस्म को जो है उच्च उपज देने वाला एस्टिवम भी कहा जाता है। वैसे आपको पता होगा कि गेहूं का जो रासायनिक नाम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है और उसी आधार पर इसको एस्टिवम भी कहा जाता है। 110 दिन में ये परिपक्व हो जाती है, लगभग 3 महीने और 20 दिन में। और पत्ती और तने के जो अधिकांश रोग हैं, ठीक है, उन सभी रोगों के लिए ये किस्म प्रतिरोधी है। एम्बर रंग की ये जो है किस्म है जो कि 14% प्रोटीन, 44.1 पार्ट्स पर मिलियन जस्ता और 42.8 पार्ट्स पर मिलियन आयरन जो है वो अन्य किस्मों से ज्यादा इसमें पाया जाता है। तो एक तरह से न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जो है इसकी ज्यादा है। और इससे जुड़ा जो एक शोध पत्र है वो करंट इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेज में प्रकाशित भी किया गया है। तो मैक्स 6478 यह एक नई किस्म जो है उसका उदाहरण है और ये मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपके बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों एमएसएमई मंत्रालय के बारे में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो एमएसएमई मंत्रालय के चैंपियंस पोर्टल एक बनाया गया है जो एमएसएमईज जो छोटे छोटे हैं उनकी मदद करने के लिए उनको एक ऑनलाइन पोर्टल प्रदान करता है जहां पर उन्हें हर प्रकार की सुविधा अपने एमएसएमई को स्थापित करने और विकसित करने के लिए मिलती है। और इसी पोर्टल को और अधिक बेहतर बनाने के लिए और आने वाले समय में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से सज्जित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन दोनों को ही लागू किया गया है और ये काम किया गया है इंटेल के सहयोग से। तो इंटेल जो कि एक प्रोसेसर कंपनी है, प्रोसेसर निर्माणकर्ता कंपनी है, ठीक है, उसके द्वारा ये किया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जो हमारा है उसके अधीन ये चैंपियंस पोर्टल है और वहां पर जो है नए आईटी उपकरण इसमें लगाए गए हैं। अगर मैं बात करूं इस चैंपियंस पोर्टल की तो ये एक तरह का सिंगल विंडो सिस्टम है। ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम मीन्स क्या होता है? एक ही खिड़की पर आपको सभी सुविधाएं मिल जाती है, मतलब एक ही पोर्टल पर आपको सभी विभागों की जितनी भी आपको परमिशंस है, जितना भी आपको सैंक्शंस चाहिए या फिर कोई भी लाभदायक जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ यहाँ से मिल जाता है। और कब शुरू हुआ? 1 जून 2020 को। तो 1 जून 2020 को कोरोना से ग्रसित हमारे एमएसएमईज को आगे बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया। यह बहुउद्देशीय प्रणाली वर्चुअल स्तर पर एक पोर्टल है और देश के लगभग 69 स्थानों पर इसके फिजिकल जो कंट्रोल सेंटर्स है वो स्थापित है। इंटेल सहयोगी कंपनी है जिसकी मदद से ऐसा किया जा रहा है। अब देखिए होगा क्या। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके और सरकार जो भी अपनी नीति है उसको बदलने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, फोरम, ऑनलाइन समाचार, ऐसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसकी इनसाइड अप्रोच जो है उसको प्राप्त करेंगे। तो इनको ये पता चल जाएगा कि सोशल मीडिया पर अभी वर्तमान में क्या कुछ नया चल रहा है। और चूंकि एआई होता ही है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है पूर्ववर्ती जो आपका एक डेटा बेस्ड जो प्रोग्रामिंग्स होती है जिसके अंदर आप एक एक सेट होता है आपका पहले से निर्धारित
उसके आधार पर काम नहीं करता, ये सोचना शुरू कर देता है, सीखना शुरू कर देता है। तो एआई जो है अवेलेबल डेटा को लेकर के उसको प्रोसेस करता है, एनालिसिस करता है और उससे जो है कुछ नए आइडियाज जनरेट करता है। तो नवाचार इससे आ पाएंगे जिससे कि एक सिंगल कर्मचारी भी जो है और भी बेहतर एप्लीकेशंस को लागू कर पाएगा। तो ये एमएसएमईज़ के लिए आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतर हो सकता है। मशीन लर्निंग से मतलब होता है जब मशीनें सीखना शुरू कर दें और ये मशीन लर्निंग एआई पर ही बेस्ड होती है। जब आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, एक ऐसा दिमाग होता है जो कृत्रिम है, तो फिर क्या होता है मशीनें अपने आप लर्निंग करना शुरू कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवसंरचनात्मक विकास के बारे में। भारत में एशिया की सबसे बड़ी 14.15 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जा रही है जोजिला दर्रे पर। तो जम्मू कश्मीर में स्थित श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले जोजिला दर्रे पर अब जो है इस एशिया की सबसे बड़ी लंबी जो आपकी सुरंग है उसका निर्माण शुरू होगा। हाल ही में अटल टनल का जो है लॉन्च किया गया और अटल टनल के इस लॉन्च के साथ ही देश में आपका जो निचला भारतीय क्षेत्र और जो लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है, मनाली और लेह लद्दाख वाला क्षेत्र, वो आपस में जुड़ गए हैं। लेकिन अभी भी श्रीनगर से जो लेह का आवागमन है वो काफ़ी दुर्गम है क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो है वो रास्ता पूरी तरफ से बर्फ से ढका रहता है। ऐसे में एकमात्र विकल्प जो हमारे पास बचता है वो है कि किसी तरह की सुरंग का निर्माण किया जाए, वही किया जाएगा। तो 15 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के जोजिला जो है, जोजिला दर्रा जो है वहां पर सुरंग के निर्माण के लिए विस्फोट की शुरुआत की गई। NH1 अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर श्रीनगर घाटी और लेह लद्दाख के पठार के बीच सभी मौसम में आवागमन सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसे बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है और यहाँ पर साल के 6 महीने ही आवागमन होता है। आपका लगभग अक्टूबर से लेकर के और अप्रैल तक का जो समय है उसमें ये बंद रहता है जब बहुत तेज बर्फबारी यहाँ पर होती है। NH1 पर श्रीनगर और लेह को द्रास तथा कारगिल के रास्ते जोड़ने के लिए 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण का काम किया जा रहा है। दोस्तों ये एक बहुत ही खतरनाक मार्ग माना जाता है और परियोजना भू रणनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ऊपर वाले दोनों क्षेत्र जहां पाकिस्तान और चाइना जैसे जो दो देश है, तो श्रीनगर हमारा कुछ यहाँ पर है, लेह यहाँ पर है, ठीक है, करगिल हमारा कुछ यहाँ पड़ता है। इन दोनों एरियाज को जोड़ने के लिए जोजिला दर्रे से होकर के ये मार्ग बनाया जाएगा। अभी जो जोड़ा गया था वो लेह को मनाली से यहाँ इस तरह से जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये दोनों मार्ग जब ये जब बन जाएगा तो उसके बाद में निर्बाध रूप से आवागमन होगा और अभी जो समय 3 घंटे का लगता है वो दूरी घट करके मात्र 15 मिनट रह जाएगी। तो 3 घंटे का सफर केवल 15 मिनट का अब हो जाएगा और खतरे भी बहुत कम हो जाएंगे। दरअसल इसके लिए पहले जो है शुरुआत की गई थी और लार्सन एंड टब्रो को इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया भी गया था, लेकिन कुछ लागत वजह के कारणों की वजह से अब इसे रिवाइज किया गया है और रिवाइज करके इसे जो है वापस से लागू किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग, दोस्तों ये एक नई अथॉरिटी गठित की गई है। तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना कहाँ पर होगी और आंसर होगा गांधीनगर। चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। कुछ शब्द नए नए सुनने में अजीब से लगते हैं बट ये इतना भी अजीब नहीं है। तो शिप रिसाइकलिंग का मतलब होता है जहां पर आप जो आपके जहाज होते हैं उनको मरम्मत करते हैं और इसके साथ साथ तोड़फोड़ उनमें करते हैं। रिसाइकल करना मतलब जब आपका जहाज पुराना हो गया है तो उसका वापस से उसमें से मेटल्स एक्सट्रैक्ट करके और उनका अलग अलग कामों में उपयोग करना। तो केंद्र सरकार ने रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 पारित किया था और उसी की धारा 3 के तहत जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल शिपिंग है उसी को अब नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप रिसाइकलिंग के रूप में अधिसूचित कर दिया है। महानिदेशक शिपिंग जहाजों की रिसाइकलिंग से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रबंधन करने, पर्यवेक्षण करने और निगरानी करने के लिए अधिकृत किया गया है। दोस्तों इसी एक्ट के तहत भारत ने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो हांगकांग कन्वेंशन है जिसका संबंध है हमारे जहाजों के रिसाइकलिंग से, तो उसमें कुछ नॉर्म्स एंड कंडीशंस एंड टर्म्स पर बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समान जो है एक सेट ऑफ द रूल्स वहां पर लागू किया गया है और हांगकांग कन्वेंशन के नाम से उसको जाना जाता है। तो अब क्या होगा, एक अथॉरिटी जो है नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग गांधीनगर गुजरात में स्थापित होगी और एक बहुत बड़ा कार्यालय इसका गुजरात के अलंग में स्थापित होगा, क्योंकि दोस्तों अलंग जो है वो एशिया का सबसे बड़ा जहाजों को तोड़ने वाला और विश्व में जहाजों के रिसाइकलिंग उद्योग का सबसे बड़ा स्थल है।
तो सबसे ज़्यादा जहाज यहाँ पर तोड़े जाते हैं सबसे बड़ी मात्रा में अलंग नामक स्थान पर। ये गुजरात में स्थित है, तो ये इसका एक हिस्सा होगा, और जबकि गांधीनगर गुजरात में नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग स्थापित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार्यक्रम है जिसका नाम है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, और ये कार्यक्रम जो है चलाया जाता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अधीन। मैं इस पर क्यों बात कर रहा हूँ, दरअसल दोस्तों हाल ही में भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस प्रोग्राम जो है उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट खबर है। तो इसीलिए जो है चूंकि भारतीय गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस कार्यक्रम जो है उसको अब मान्यता मिली है, और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानते हुए भारत को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो कार्यक्रम समूह है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस कार्यक्रम GLP, मैं बताऊंगा ये क्या होता है, इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, आपको नाम से पता होगा, गुड मतलब अच्छा, लेबोरेटरी मतलब आपकी जो प्रयोगशालाएं हैं, और प्रैक्टिस मतलब वहां पर उपयोग की जाने वाली क्रियाविधि। तो लेबोरेटरीज में जो भी प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ पर है, जो भी टेस्टिंग्स होती है, जो भी जांच होती है, जो गुणवत्ता को मेंटेन किया जाता है, उससे रिलेटेड जो नॉर्म्स हमारे यहाँ पर हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, उनकी जांच की जाती है और कोशिश की जाती है कि जो कुछ भी रसायन बनाए जा रहे हैं, कोई दवाइयाँ बनाई जा रही है, एग्रोकेमिकल्स बन रहे हैं, कॉस्मेटिक्स बन रहे हैं, वो मानव जीवन और बाकी पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, और इनमें उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस एक गुणवत्ता प्रणाली है, सेट ऑफ रूल्स है जिसको फॉलो किया जाता है हर एक लेबोरेटरी में, जांच के दौरान, निर्माण के दौरान, हर एक समय। ठीक है, तो नियामक अधिकारियों की जो क्रियाविधि है वो इसमें जांची जाती है कि क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो भारत गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस जो इंटरनेशनल एक समूह है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का, ठीक है, उसका इसे उपाध्यक्ष बनाया गया है। भारत सरकार के DST अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 24 अप्रैल 2002 को राष्ट्रीय GLP अनुपालन निगरानी प्राधिकरण की भी स्थापना की थी, जो सभी प्रकार के GLP के अनुपालन अर्थात इसको अप्लाई करने के लिए और बाकी सभी जितने भी हमारे लेबोरेटरीज हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। G20 समूह दुनिया का एक विशेष समूह माना जाता है, और इसी के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय गवर्नर की 2020 की बैठक 14 से 16 अक्टूबर तक हो रही है, और इसी क्रम में सऊदी अरब की अध्यक्षता में इस बैठक को शुरू किया गया है। तो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने इसमें भाग लिया है, और इस दौरान जो है वर्तमान में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और कोविड-19 महामारी के प्रति G20 की क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में चर्चा की जा रही है। तो बेसिकली मुझे ये बताना था कि ये बैठक किसकी अध्यक्षता में हो रही है। तो इस बार सऊदी अरब को G20 वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो इनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं उनकी बैठक की अध्यक्षता सौंपी गई है सऊदी अरब को। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आप सभी ने सुना होगा, और हाल ही में जो है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सम्मेलन, वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया, ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया, और इसी क्रम में इस गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया वापस से भारत को। तो भारत को एक बार फिर से मौका दिया गया है और 2 साल के लिए उसे अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। भारत को जहां अध्यक्ष बनाया गया वहीं पर फ्रांस जो कि भागीदार रहा है भारत के साथ में इस गठबंधन की स्थापना में, उसे जो है इसका उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया, सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस सम्मेलन को कोलिएशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, कोलिएशन मतलब गठबंधन और सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन मतलब संतुलित जलवायु कार्यवाही, ठीक है। तो इस एक्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र और सार्वजनिक कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ ISA की भागीदारी को इंस्टीट्यूशनल अर्थात संस्थागत बनाने के लिए ISA सचिवालय की पहल को भी मंजूरी दी गई। सचिवालय कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा में आपका पहला एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल अलायंस जिसका हमारे यहाँ पर जो है सचिवालय स्थित है। सम्मेलन के दौरान भारत के कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों ने जो है प्रत्येक ने 10 लाख अमेरिकी डॉलर का चेक जो है सोलर अलायंस को दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोलर ऊर्जा को वैश्विक स्तर पर, तो वन वर्ल्ड वन ग्रिड की जो थ्योरी अपनाई जा रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा, उसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।
आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते के बाद पहली बार सौर क्षेत्र में काम करने वाले देशों के साथ साथ संस्थानों को भी सौर पुरस्कार दिए गए हैं। एक पुरस्कार का नाम है विश्वेश्वरैया पुरस्कार, एम विश्वेश्वरैया, जो कि जाने माने इंजीनियरिंग हमारे यहाँ पर रहे हैं, ठीक है, मैसूर के। तो विश्वेश्वरैया पुरस्कार, जिनके जन्मदिवस पर हम इंजीनियरिंग डे भी मनाते हैं, ठीक है, उनके नाम पर ये पुरस्कार है। और ये आईएसए के जो 4 क्षेत्र हैं, अलग अलग 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक में सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देशों को दिया जाता है। इस बार एशिया प्रशांत क्षेत्र में ये जापान को दिया गया है, जबकि यूरोप और अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को दिया गया है। तो जापान और नीदरलैंड 2 एशिया प्रशांत क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश हैं, जिन्होंने सर्वाधिक मात्रा में सोलर क्षमता को विकसित किया है। एक और पुरस्कार जो है हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, मैंने आपको बताया भी था। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर जो है सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए ये पुरस्कार शुरू किया गया। और इस बार पहली बार इस पुरस्कार को आईआईटी दिल्ली के डॉक्टर भीम सिंह और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी जो है उसके डॉक्टर आयशा अलनोमी को दिया गया है। ये पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। थोड़ा सा बाद में आपके साथ आईएसए अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी कर लेता हूँ। आईएसए भारत के और प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को, जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में COP21 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 का आयोजन किया गया, उसी दौरान इसकी घोषणा की गई। आईएसए का उद्देश्य है कि दुनिया भर के जो कर्क और मकर रेखा के बीच के जो सौर ऊर्जा अधिक प्राप्त करने वाले देश हैं, खास करके 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री का बीच का जो क्षेत्र है, जहां पर लगातार सूर्य की किरणें लगभग पूरे समय तक रहती है, ऐसे काफी देशों को जो है लगभग 120 से भी अधिक देश है, ठीक है, उन सभी देशों को ये एड्रेस करता है, उन सभी देशों को एक साथ लाने का प्रयास करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सोलर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए जीवाश्म ईंधन पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम किया जा सके, ताकि पर्यावरण से जुड़ी जितनी भी कार्रवाइयां चल रही हैं उनको मदद मिल सके। क्योंकि जीवाश्म ईंधन एकमात्र सोर्स है जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है और हमारे पर्यावरण में तापमान में वृद्धि हो रही है। इसका उद्देश्य वित्तीय लागत और प्रौद्योगिकी, क्योंकि दोस्तों सोलर ऊर्जा को विकसित करने के लिए हमें बहुत ज्यादा आधुनिक प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती है और कुछ देश ऐसे हैं जो इसको लेने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए आवश्यक निवेश को जुटाने और भविष्य के लिए एक सस्ती प्रौद्योगिकी तैयार करने का काम ये कर रहा है। आईएसए का पहला सम्मेलन 2 से 5 अक्टूबर 2018 को भारत के ग्रेटर नोएडा में किया गया, जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किया गया। दूसरा सम्मेलन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक भारत के नई दिल्ली में किया गया था, जहां 78 देशों ने इसमें भाग लिया था। चलिए, तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स, जिसमें मैंने आपसे चर्चा की। इसी तरह से मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लाता रहूंगा। जरूरत है आप केवल मेरे साथ बने रहें, तैयारी करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और एक बात जो नहीं भूलनी है वो है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।